हेलो एवरीवन। मेरा नाम आमिर है और इस वीडियो में मैं आपको निबोश आईजीसी के यूनिट IG1 के एलिमेंट 3 के समरी के बारे में बताने वाला हूं। इट मींस मैं आपको ये बताने वाला हूं कि एलिमेंट 3 में आपने क्या स्टडी की है जो आपको ये डिसाइड करने में मदद करेगा कि किस टॉपिक को आपने कवर कर लिया है और किस टॉपिक को आपको कवर करना बाकी है। इससे पहले मैंने एलिमेंट 3 से रिलेटेड एक इंट्रोडक्शन के ऊपर वीडियो बनाया था जहां पर मैंने बताया था कि आप एलिमेंट 3 में क्या स्टडी करेंगे। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं आप, अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है। जैसा आप जानते हैं एलिमेंट 3 को मैनेजिंग रिस्क, अंडरस्टैंडिंग पीपल एंड प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पर आपने टोटल 8 डिफरेंट टॉपिक की स्टडी की होगी, जो हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर, हाउ टू इंप्रूव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर, ह्यूमन बिहेवियर, रिस्क असेसमेंट, मैनेजमेंट ऑफ चेंज, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, परमिट टू वर्क। साथ साथ एंड जो 3.8 है वो इमरजेंसी प्रोसीजर्स एंड फर्स्ट एड है। वन बाय वन इस वीडियो में मैं आपको वो सारे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करूंगा ताकि आपको एक डिटेल्ड नॉलेज हो जाए, इंफॉर्मेशन हो जाए और एक तरह से रिवीजन भी आपका हो जाए। जैसा कि आपने स्टडी करने के दौरान भी नोटिस किया होगा कि एलिमेंट 3 एक लेंदी एलिमेंट है, इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो मैंने समरी को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पार्ट 1 में मैं आपको 3.1 से लेकर के 3.4 लर्निंग आउटकम्स तक के बारे में डिस्कशन करूंगा और पार्ट 2 में 3.5 से लेकर के 3.8 तक के लर्निंग आउटकम्स के बारे में डिस्कशन करूंगा। वेरी फर्स्ट लर्निंग आउटकम 3.1 में आपने हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर के बारे में स्टडी की होगी, जहां पर आपको हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर के डेफिनेशन के बारे में बताया गया होगा, जहां पर आपने ये पढ़ा होगा कि किसी इंडिविजुअल या किसी ग्रुप के शेयर एटीट्यूड, वैल्यूज, उनके बिलीफ या फिर बिहेवियर से जो रिलेटेड आउटपुट आ रहा है वो आपके हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को डिफाइन करता है। आपने कुछ हेल्थ एंड सेफ्टी पॉजिटिव कल्चर भी देखा होगा, कुछ ना कुछ हेल्थ एंड सेफ्टी के निगेटिव कल्चर भी देखे होंगे। इसके साथ साथ आपने कुछ ऐसे इंडिकेटर्स भी देखे होंगे हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर के सिचुएशंस में, जो आपको ये बताता है कि किस लेवल का आपके ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर है। चाहे वो अगर आपके इंडस्ट्रीज में सिकनेस रेट हाई है तो जो ये इंडिकेट कर सकता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर सही नहीं है। वेयर एज अगर सिकनेस रेट आपके ऑर्गेनाइजेशन का लो है तो ये इंडिकेट करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर सही है, इट मीन्स एप्रोप्रिएट वे में है। साथ साथ आपने यहाँ पर और भी कुछ अदर तरीके के आपने इंडिकेटर्स देखा होगा जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कभी कभी पूछ सकता है कि वैसे इंडिकेटर्स लिखें जो आपको ये बताता है हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को कैसे आप असेस कर सकते हैं बेस्ड ऑन द इंडिकेटर्स। दूसरे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपने एक तरह के लिंक बिटवीन हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर एंड हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस के बीच में देखा होगा। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड अगर मैं आपको बताऊं कि ऑर्गेनाइजेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कल्चर टेंड टू हैव गुड परफॉर्मेंस। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर अच्छा है, पॉजिटिव है, तो ऑफ कोर्स आपके वहां पर की हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। बट अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर निगेटिव है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस होगी वो भी पुअर होगी। तो 3.1 में आपने हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर से रिलेटेड डेफिनेशन, कुछ पॉजिटिव कल्चर के बारे में और कुछ निगेटिव कल्चर के बारे में पढ़ा होगा। साथ साथ आपने कुछ इंडिकेटर्स के बारे में भी देखा होगा जो कि इंडिकेटर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन के हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर से रिलेटेड है। और साथ साथ आपने एक लिंक को भी स्टडी की होगी जो हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर और हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस के बीच का है। नेक्स्ट जो आपको यहां पर दिखाया गया होगा 3.2 में आपने जो स्टडी की होगी वो हाउ टू इंप्रूव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। ये 3.2 में आपको कुछ क्लियर मैनेजमेंट कमिटमेंट एंड विजिबल लीडरशिप एंड एप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी मेजर के बारे में बताया गया होगा। इट मींस आपको एक लीडरशिप के बारे में बताया गया होगा, उनकी एक क्लियर कमिटमेंट के बारे में बताया गया होगा जो आपको हेल्प करेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ एंड सेफ्टी को इंप्रूव करने के लिए। दूसरा, कुछ डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स भी आप किसी के अगेंस्ट ले सकते हैं, चाहे वो वर्बल वार्निंग हो सकता है या कुछ हो सकता है। इफ समवन इज डूइंग समथिंग रॉन्ग, उनके अगेंस्ट आप डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स लेकर के भी आप अपने हेल्थ एंड सेफ्टी के कल्चर को ऑर्गेनाइजेशन में इंप्रूव कर सकते हैं। या तो फिर आप कॉम्पिटेंट वर्कर्स को हायर कर सकते हैं या तो फिर आप उन्हें विद द हेल्प ऑफ द ट्रेनिंग या फिर नॉलेज शेयरिंग या फिर आपके उनके स्किल इंप्रूवमेंट के लिए कुछ ट्रेनिंग कंडक्ट करके या फिर आप उनके एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके
अपने ऑर्गेनाइजेशन के हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद करता है वो है प्रॉपर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आपको 3 तरह के कम्युनिकेशन पर जोर दिया गया होगा। वेरी फर्स्ट आपको वर्बल कम्युनिकेशन, जो ओरली हम लोग एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं। दूसरा आपका रिटन कम्युनिकेशन, लाइक आपने न्यूज़पेपर में या फिर आपने बुक में या फिर आपने कहीं पे हैंडबुक में कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ा होगा। या लास्ट आपके ग्राफिक की बात करें, आपने कहीं पे वीडियोस के जरिए भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट की होगी। तो यस, इंडस्ट्रीज में हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को इम्प्रूव करने के लिए कम्युनिकेशन एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बट यस, चाहे आप वर्बल लो, रिटर्न लीजिए या फिर आपने ग्राफिक की स्टडी की होगी, वहां पर आपने उसके मेरिट्स एंड लिमिटेशन के बारे में भी स्टडी की होगी। ये पॉइंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में अक्सर वर्बल, रिटर्न या ग्राफिक के मेरिट एंड लिमिटेशन से क्वेश्चन आते रहते हैं। दूसरा, आपने वर्कर्स से कोऑपरेशन एंड कंसल्टेशन के बारे में भी स्टडी की होगी, चाहे वो आप डायरेक्ट कंसल्टेशन कर रहे हैं या फिर इनडायरेक्ट वे में आप कर रहे हैं या फिर किसी और तरीके से आप वर्कर्स से कंसल्टेशन कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी आपने इस टॉपिक में डिस्कशन किया होगा। लास्ट जो आपका था वो ट्रेनिंग एट एप्रोप्रिएट टाइम। वेरी फर्स्ट, अगर आपके इंडस्ट्रीज में कुछ ना कुछ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मशीनरी हुआ है, कुछ लेजिस्लेशन आया है, जॉब चेंज हो रहा है, वर्कर्स कहीं दूसरी जगह से यहाँ आ रहे हैं, या फिर आप इंडक्शन, वेरी फर्स्ट ट्रेनिंग भी आप अगर वर्कर्स को दे रहे हैं, तो इन सब की टॉपिक को अगर आप इंक्लूड करते हैं, इट मीन्स आप अपने इंडस्ट्रीज में ट्रेनिंग की टॉपिक को अगर इम्प्लीमेंट करते हैं, उसे वर्कर्स को ट्रेनिंग देते हैं, तो यस, ये आपको हेल्प करेगा हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को इम्प्रूव करने में। तो ये आपका 3.2 लर्निंग आउटकम्स के ऊपर आपने इन सब टॉपिक्स के ऊपर स्टडी की होगी, जो इन सब से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपका पूछ सकता है। नेक्स्ट लर्निंग आउटकम्स 3.3 में आपने ह्यूमन फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ए वर्कर्स बिहेवियर के बारे में स्टडी की होगी। तो वेरी फर्स्ट आपको यह समझना है कि ह्यूमन फैक्टर्स होता क्या है। तो इट्स वेरी इजी। ह्यूमन फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो एक तरह की ह्यूमन के नॉलेज को, स्किल को, एबिलिटीज को, उनके बिहेवियर को और इमोशन को उनके विथ रिस्पेक्ट टू वर्क के बारे में एनालाइज जो करता है, वही क्या कहला रहा है, आपका ह्यूमन फैक्टर कहला रहा है। तो ये 3 तरह के डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में आपको यहां पर स्टडी करना है, जो कि हो सकता है इन्फ्लुएंस करेगा वर्कर के बिहेवियर को। तो वेरी फर्स्ट जो बिहेवियर है, वेरी फर्स्ट फैक्टर जो है वो आपका ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स हो सकता है। नेक्स्ट आपके फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो वो जॉब फैक्टर्स हो सकता है, और लास्ट फैक्टर की बात करूं तो आपका इंडिविजुअल फैक्टर हो सकता है। बट यस, इस स्लाइड में आपको मैं ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स के कुछ पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूं, जो कि इन्फ्लुएंस करता है, चाहे वो पॉजिटिवली भी कर सकता है या निगेटिवली भी कर सकता है। तो यस, ये हो सकता है हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर निगेटिव है तो इन्फ्लुएंस निगेटिवली करेगा। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेगा वर्कर्स के बिहेवियर को। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, कमिटमेंट एंड लीडरशिप अगर एग्जिस्ट करता है तो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेगा, एग्जिस्ट नहीं करता है तो निगेटिवली कर सकता है। इसी तरह से अवेलेबल रिसोर्सेज की बात हो सकती है, वर्क पैटर्न की बात हो सकती है, कम्युनिकेशन लेवल की बात हो सकती है, लेवल ऑफ सुपरविजन के बारे में बात हो सकती है, कंसल्टेशन एंड वर्कर्स इन्वॉल्वमेंट की बात हो सकती है, या ट्रेनिंग के बारे में आप वहां पर बात कर सकते हैं। तो दीज आर दी ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस वर्कर बिहेवियर एट वर्क प्लेस। ये सब सारी चीजें अगर पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हैं तो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेगा, ये सब सारी चीजें अगर निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हैं तो ये निगेटिवली इन्फ्लुएंस करेगा। बट अगर आपके क्वेश्चन में आता है कि यस, राइट 3 ह्यूमन फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस वर्कर बिहेवियर, तो वेरी फर्स्ट आपको ऑर्गेनाइजेशनल लिखना है, और ऑर्गेनाइजेशनल में ये सारे पार्ट को आपको 1 by 1 डिफाइन करना पड़ेगा, जहां पर ये बताना पड़ेगा कि ये किस तरह से पॉजिटिव या निगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है वर्कर्स के बिहेवियर को। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स के बाद जो नेक्स्ट फैक्टर आता है जो ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, वो होता है जॉब फैक्टर्स। जॉब फैक्टर्स में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है। टास्क, वर्कलोड, एनवायरनमेंट, डिस्प्ले एंड कंट्रोल एंड प्रोसीजर्स है। यहां पर किस तरह की एक्टिविटी वो परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरह का लोड उन पर टास्क का है, किस तरह के एनवायरनमेंट में वो परफॉर्म करते हैं, या फिर किस तरह के वहां पर प्रोसीजर्स को डिस्प्ले किया गया है, या फिर किस तरह के वहां पर प्रोसीजर्स एग्जिस्ट करते हैं। ये सब सारी चीजें अगर एग्जिस्ट करती है तो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेगा, अगर निगेटिवली हो सकता है अगर ये सब सारी चीजें वहां पर
एग्जिस्ट नहीं करती है। तो नेक्स्ट ह्यूमन फैक्टर जो इन्फ्लुएंस कर सकता है वर्कर बिहेवियर को, तो वो होता है आपका जॉब फैक्टर, जिसे आप इस तरह से द टास्क दैट दे आर कैरिंग आउट के बारे में बताता है। द लास्ट ह्यूमन फैक्टर्स की अगर बात करूं जो वर्कर्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, वो इंडिविजुअल फैक्टर्स हो सकता है। इट मींस उनके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात हो रही है। एक इंडिविजुअल कितना कॉम्पिटेंट है, कितना स्किलफुल है, उसकी पर्सनालिटी क्या है, उसकी एटीट्यूड क्या है, उसके परसेप्शन कैसे हैं रिस्क को लेकर के। तो यहां पर आपके परसेप्शन से भी क्वेश्चंस बनते हैं। इट मींस परसेप्शन किस तरह से आपका अफेक्ट हो सकता है, या फिर किस तरह से आप परसेप्शन को इंप्रूव करेंगे, इसके बारे में भी आपने यहां पर स्टडी की होगी। बट यस, दीज आर दी फैक्टर्स। अगर कोई वर्कर्स कॉम्पिटेंट इनफ है तो उसकी वर्कर्स पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस होगी, स्किल्ड इनफ है तो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस्ड होगी। बट यस, अगर इनकॉम्पिटेंट है, स्किलफुल नहीं है, तो वहां पर निगेटिवली वो इन्फ्लुएंस करेगा हेल्थ एंड सेफ्टी बिहेवियर को। तो यस, यहां पर हम लोगों ने 3 डिफरेंट फैक्टर्स देखा जो कि वर्कर्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है वर्क प्लेस में। वेरी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल में कुछ देखा, नेक्स्ट जॉब फैक्टर्स के बारे में देखा, एंड द लास्ट इंडिविजुअल फैक्टर्स पर कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कशन किया है। साथ साथ आपने यहां पर लास्ट में जो एक पॉइंट है, रिस्क परसेप्शन होता क्या है, किस तरह से क्या क्या वो फैक्टर्स हैं जो कि आपके परसेप्शन ऑफ रिस्क को अफेक्ट करता है, और साथ साथ आप किस तरह से अपने परसेप्शन ऑफ रिस्क को इंप्रूव कर सकते हैं। सपोज एक फैक्टर्स की बात करूं जो आपके रिस्क परसेप्शन को इंपैक्ट कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है, हो सकता है आप इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल में हैं। नेक्स्ट आप किस तरह से इसे इंप्रूव करेंगे, तो हो सकता है आप एडिक्वेट लाइटिंग का वर्क प्लेस में इंश्योर कर रहे हैं, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि वर्कर्स को वेल ट्रेंड किया जा चुका है, वहां पर अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाती है जिसके उनके परसेप्शन की जो लेवल है वो थोड़ी इंक्रीज हो रही है, राइट। नेक्स्ट जो आपका लर्निंग आउटकम्स है वो है 3.4 में आपने यहां पर रिस्क के बारे में, रिस्क असेसमेंट के बारे में आपने डिस्कशन की होगी। वेरी फर्स्ट में आपने कुछ की टर्म्स रिलेटेड डिस्कशन किया होगा। वो हो सकता है हैजर्ड के बारे में, या फिर रिस्क के बारे में, रिस्क प्रोफाइलिंग के बारे में, असेसमेंट के बारे में, या फिर एम ऑफ रिस्क असेसमेंट के बारे में आपने डिस्कशन किया होगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको अगर मैं बता दूं, हैजर्ड के एक वेरी सिंपल है, आप जानते होंगे हैजर्ड के डिफिनेशन। रिस्क में अगर एक लाइक्लीहुड वर्ड है, इट मीन्स इसे वेरी सिंपल वर्ड में आप चांस समझ सकते हैं। सेवेरिटी की बात करें तो इसे सिंपल वर्ड में आप इसे आउटकम समझ सकते हैं या रिजल्ट समझ सकते हैं। इट मीन्स इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही आप क्या कह सकते हैं, रिस्क कह सकते हैं। रिस्क प्रोफाइलिंग की बात करें तो एक वेरी स्ट्रेटेजिक लेवल पे किया जाता है, जहां पर आपके ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के हार्म होने के चांसेस हैं, क्या इंपैक्ट हो सकता है उन सब चीज़ों का, क्या भी आपके पास एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स हैं, या फिर इसे फ्यूचर में कंट्रोल करने के लिए और किस तरह के कंट्रोल मेजर्स की ज़रूरत है, उसे किस तरह से प्रायोरिटाइज किया जा सकता है कि कौन से कंट्रोल मेजर्स को पहले चाहिए या बाद में। इस प्रोसेस को ही आप रिस्क प्रोफाइलिंग में इंक्लूड करेंगे। रिस्क असेसमेंट में आप जहां पर ये देख चुके होंगे कि एक तरह के प्रोसेस है जहां पर आप 5 डिफरेंट स्टेप्स का इस्तेमाल करके रिस्क असेसमेंट करते हैं, चाहे आइडेंटिफाई करते हैं, फिर एस्टिमेट, इवैल्यूएट, रिकॉर्ड एंड रिव्यू की बात आप करते हैं। साथ साथ रिस्क असेसमेंट में आपको कंट्रोल के बारे में भी पढ़ना है, जहां पर आप एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में आप स्टडी किए होंगे। साथ साथ यहाँ पर एम ऑफ रिस्क असेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो आपने ये देखा होगा कि जितने भी वर्क प्लेस में रिस्क हैं, या तो उसे एक हद तक मिनिमाइज कर देना ताकि वर्क प्लेस में आपकी एक्टिविटीज सेफली कंडक्ट हो सके, तो एक मेजर आपकी एम हो सकती है रिस्क असेसमेंट का। 3.4 में ही जो आपकी टॉपिक है लर्निंग आउटकम्स में एक पार्ट आता है, वो है आपका हेल्थ लाइक रिस्क असेसमेंट के स्टेप्स की बात करते हैं। इट मींस 5 स्टेप्स अप्रोच टू रिस्क असेसमेंट। यस, वेरी फर्स्ट है आइडेंटिफाई द हैजर्ड। इट मींस आपके वर्क प्लेस में जो डिफरेंट हैजर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, सबसे पहले आप उन सारे हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट जो है आपका एस्टिमेट की बात करें तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन हार्म हो सकता है और कैसे हार्म हो सकता है। सपोज अगर पुअर लाइट है आपके वर्क प्लेस में, तो वहां पर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो हार्म हो सकता है स्ट्रेन उन्हें हो सकता है। अगर आपके वर्क प्लेस में टेम्परेचर ज्यादा है तो वहां पर उस तरह के नुकसान हो सकते हैं। डस्ट ज्यादा है तो वर्कर्स को उस तरह के नुकसान हो सकते हैं। तो डस्ट एक तरह के आपके हैजर्ड्स हो गया, जो वेरी फर्स्ट स्टेप में आपने आइडेंटिफाई कर लिया। जो वर्कर उस डस्टी इन्वायरमेंट में काम करेंगे वो आपके लिए पीपल हो गए जो हार्म हो सकते हैं। कैसे हार्म हो सकते हैं, तो इनहेल करेंगे
तो क्या आउटकम्स आ सकता है, तो हो सकता है उन्हें लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। थर्ड स्टेप जो बात है वो इवेल्युएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशंस। हो सकता है आप यहाँ पे रिस्क लेवल को प्रायोरिटाइज करेंगे कि क्या एक्चुअल में यहाँ पे रिस्क लेवल है, हो सकता है आपका मीडियम लेवल हो सकता है या फिर लो लेवल हो सकता है या हाई लेवल के रिस्क हो सकते हैं यहाँ पर। साथ साथ आप यहाँ पे कंट्रोल मेजर्स भी डिसाइड करेंगे। कंट्रोल मेजर्स को डिसाइड करने के लिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको ये बताऊंगा कि हायरार्की ऑफ कंट्रोल मेजर्स को डिसाइड करते हुए वेरी बेस्ट एलिमिनेशन को किस तरह से आप इंप्लीमेंट करेंगे अगर वहां पर पॉसिबल है। अभी के लिए आप ये समझिए कि इवैल्यूएट द रिस्क एंड डिसाइड द प्रिकॉशंस में आपने ये देखा होगा कि किस लेवल का वहां पर रिस्क एग्जिस्ट करता है, उसके लिए आपने 5x5 मैट्रिक्स का भी इस्तेमाल किया होगा और साथ साथ आपने कुछ एडिशनल कंट्रोल मेजर्स को भी यहां पर डिसाइड किया होगा बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स पे। फोर्थ स्टेप जो है आपका रिकॉर्ड द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग एंड इंप्लीमेंट देम। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग में आप कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके हैजर्ड्स थे, कौन हार्म हो सकता है, कैसे हम हार्म हो सकता है, कौन असेसर है, कभी असेसमेंट किया गया, कहाँ किया गया, किस तरह के एडिशनल कंट्रोल मेजर्स आपने सजेस्ट किए हैं, ये सारे पॉइंट्स को आपको क्या करना है, एक तरह से रिकॉर्ड करना है। इट मीन्स एक रिकॉर्ड बनाना है। बट येस, कोई भी रिस्क असेसमेंट आपका हमेशा के लिए वैलिड नहीं रहता है, मैक्सिमम वो 1 ईयर के लिए आपका वैलिड हो सकता है, बट ये भी डिपेंड करता है आपकी कंपनी पॉलिसी पे। कभी कभी ये वर्क एक्टिविटी के हिसाब से भी मे बी एन आवर या फिर इन अ डे में आपका ये इनवैलिड हो सकता है। तो कब आप रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करेंगे, हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेस आ गया है या फिर आपके लेजिस्लेशन में कुछ चेंजेस आ गया है या फिर कुछ और सर्टेन चेंजेस है, थर्ड पार्टी ने आपसे रिक्वेस्ट किया है, तो अब आपको रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करना पड़ेगा। इट मींस अपडेट करना पड़ेगा। तो यस, क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आता है, जो आपने स्टडी भी की होगी यहाँ पर, या ये सारे पॉइंट्स को आपने स्टडी किया होगा कि 5 स्टेप्स आप रिस्क असेसमेंट के बारे में लिखिए। दूसरा जो क्वेश्चन आपका आ सकता है कि क्या क्या पॉइंट्स को आप रिकॉर्ड करेंगे ड्यूरिंग रिस्क असेसमेंट, साथ साथ कुछ फैक्टर्स बताइए जब ये इंडिकेट करता हो कि कब आप अपने रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, कंसीडर दैट हैजर्ड्स कैन जनरेट रिस्क टू बोथ सेफ्टी एंड हेल्थ एंड दैट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय वेरियस मेथड। हो सकता है आपको जो वर्क प्लेस में हैजर्ड्स हैं वो अलग अलग तरीके से जनरेट हो रहे हैं, कुछ हेल्थ एसोसिएटेड हो सकते हैं, कुछ सेफ्टी एसोसिएटेड हो सकता है, बट उसे कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, हाउ टू आइडेंटिफाई दी हैजर्ड्स हैं। तो उस चीज के लिए आप जो केमिकल को परचेज कर रहे थे उनसे रिलेटेड आप मैन्युफैक्चरर से इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, CSDS आप पढ़ेंगे, या फिर कुछ इंसिडेंट इंफॉर्मेशंस को आप पढ़ सकते हैं, वर्क प्लेस में टास्क एनालिसिस आप कर सकते हैं, या फिर और डिफरेंट लेजिस्लेशंस रिलेटेड लेजिस्लेशंस को पढ़ सकते हैं, या फिर गाइडेंस डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हैं, या फिर कुछ और डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स का, कुछ और सोर्सेज का, चाहे वो सोर्सेज आपका इंटरनल हो सकता है लाइक एक्सीडेंट इंफॉर्मेशन, एक्सीडेंट बुक हो सकता है, कुछ सोर्सेज आपके एक्सटर्नल हो सकते हैं लाइक आपके लेजिस्लेशन हो सकता है। तो इन सब की मदद से आप वहां पर कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं हैजर्ड्स के बारे में। तो आपने ये सारी भी टॉपिक वहां पर डिस्कशन की होगी। सेम लर्निंग आउटकम 3.4 में ही आपने हायरार्की ऑफ कंट्रोल मेजर्स के बारे में डिस्कशन किया होगा। वेरी फर्स्ट अगर कंट्रोल मेजर्स की बात करें तो एलिमिनेशन है। इट मींस आपको वेरी फर्स्ट प्रेफरेंस जो देना है वो एलिमिनेशन को देना है। अगर पॉसिबल है तो आप वहां पर से वर्क प्लेस हैजर्ड्स को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दें। दूसरा, अगर एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है तो आप ये कोशिश करेंगे कि जो वर्क प्लेस में हैजर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं उसे लेस हार्मफुल्स के साथ सब्स्टिट्यूट कर दिया जा सके। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो सपोज आप कुछ इंजीनियरिंग कंट्रोल मेजर्स के इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मशीन में आप कुछ गार्ड लगा सकते हैं। अगर इन सब के साथ साथ आप जो 2 कॉमन कंट्रोल मेजर्स आता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, आप उन्हें हो सकता है कुछ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, सुपरविजन दे सकते हैं, और एट द एंड आप उन्हें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दे सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ वेयरर को लाइक सेफ रखता है। तो यस, ये हायरार्की ऑफ कंट्रोल मेजर्स में वेरी फर्स्ट इज द बेस्ट कंट्रोल मेजर, मोस्ट इफेक्टिव कंट्रोल मेजर्स, एंड लास्ट इज द लिस्ट इफेक्टिव कंट्रोल मेजर्स। कहीं पर भी आप अगर कंट्रोल मेजर्स लिखने वाले हैं, डिसाइड करने वाले हैं, तो आप एलिमिनेशन से सोचेंगे कि कैसे इस हैजर्ड्स को कंप्लीटली एलिमिनेट किया जा सके। सपोज अगर कोई केमिकल का इस्तेमाल करते हैं तो क्या बिना केमिकल के काम किया जा सकता है? तो जैसे ही आपने केमिकल को बंद कर दिया यूज करना तो वो हैजर्ड वहां से कंप्लीटली एलिमिनेट हो चुका है। नेक्स्ट हो सकता है अगर उसे एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है तो क्या उसका कोई लेस अल्टरनेटिव, लेस हार्मफुल कोई सब्स्टिट्यूट मेथड है या नहीं है।
ये भी पॉसिबल नहीं है, तो किस तरह से इंजीनियरिंग कंट्रोल मेजर्स आप वहां पर कर सकते हैं, कुछ वेंटिलेशन आप लगा सकते हैं, कुछ मशीन गार्डिंग लगा सकते हैं, इसके साथ साथ आप लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं, और एट द एंड आप पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी वहां पर कुछ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये जो 5 स्टेप्स हैं, इससे भी रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है और आपने वहां पर स्टडी की होगी, जिसे आप जनरल हायरार्की ऑफ कंट्रोल मेजर्स भी कहते हैं। इन सेम लर्निंग आउटकम 3.4 में ही आपने कुछ स्पेशल केस एंड कुछ वल्नरेबल वर्कर्स के बारे में भी रिस्क असेसमेंट के ऊपर डिस्कशन किया होगा। स्पेशल केस की बारे में बात करूं, जहां पर आपने रिस्क असेसमेंट के स्टेप पढ़ा होगा, वो फायर के बारे में पढ़ा होगा, डिस्प्ले स्क्रीन इक्विपमेंट के बारे में पढ़ा होगा, मैनुअल हैंडलिंग हो सकता है, हैजरस सब्सटेंस हो सकता है, और साथ साथ आपने नॉइस के रिस्क असेसमेंट के बारे में पढ़ा होगा। वल्नरेबल वर्कर्स की अगर मैं बात करूं तो आपने यंग पर्सन के बारे में पढ़ा, कुछ प्रेग्नेंट लेडी के बारे में पढ़ा, फिजिकली चैलेंज्ड के बारे में पढ़ा, और लोन वर्कर्स के बारे में स्टडी की होगी। ये दो अलग हैं, स्पेशल केस आपका अलग हो सकता है, वल्नरेबल वर्कर्स अलग हो सकता है आपके फायर रिस्क असेसमेंट के स्टेप्स के बारे में पूछ सकता है, हैजरस सब्सटेंस के स्टेप्स के बारे में, रिस्क असेसमेंट के स्टेप्स के बारे में पूछ सकता है, या फिर आप डिस्प्ले स्क्रीन इक्विपमेंट में क्या कंट्रोल मेजर्स लेंगे उसके बारे में आपसे पूछ सकता है, या फिर ये सब सारी चीजें भी आपने वहां पर स्टडी की है। वनरेबल वर्कर्स की अगर मैं बात करूं तो यंग पर्सन क्यों वनरेबल होता है, वो क्यों, उसके साथ क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड हो सकता है, प्रेग्नेंट लेडी को क्यों रिस्क कैटेगरी में रखा गया है, ये सारी टॉपिक्स आपने इस सेक्शन में यहां पर डिस्कशन किया होगा। इसके बाद जो आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन किया होगा वो अबाउट सेफ्टी साइन के बारे में आपने डिस्कशन किया होगा। जैसा कि आप जानते हैं इंडस्ट्रीज में 4 तरह के डिफरेंट सेफ्टी साइन होते हैं, चाहे वो आपका मैंडेटरी हो सकता है, प्रोहिबिशन हो सकता है, सेफ कंडीशन हो सकता है, और वार्निंग हो सकता है, जो येलो से, ग्रीन से, ब्लू से एंड रेड से आपको डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर आपने 4 अलग अलग तरह के सेफ्टी साइन के बारे में भी आपने डिस्कशन किया होगा, स्टडी की होगी। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था, आपने यहाँ पर रिस्क असेसमेंट के लिए जो सिंपल रिस्क मैट्रिक्स का इस्तेमाल किया होगा, वो लाइक्लीहुड इनटू सेवेरिटी के बारे में आपने कैलकुलेशन किया होगा। आपने डिफरेंट तरह के रिस्क मैट्रिक्स का इस्तेमाल किया होगा इस रिस्क कॉन्सेप्ट के हिसाब से, चाहे वो 3x3 होगा, 5x5 होगा। नॉर्मली लोग 5x5 मैट्रिक्स का ही इस्तेमाल करते हैं, राइट। सो ये सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने 3.4 में डिस्कशन किया है। मैंने यहाँ पर आपको एक डिटेल्ड में रिवीजन करा दी है। आप अपने स्टडी जो चीज़ें अगर इनकम्प्लीट रही है उसे फिर से कंप्लीट कर लें, या फिर मैंने यहाँ पर आपको एक डिटेल्ड में बता भी दिया है जो आपको एक तरह से कंप्लीटली रिवीजन कराने में काफ़ी हेल्प करेगा, राइट। सो येस, दिस इज द एंड ऑफ द पार्ट 1। जैसा मैंने पहले बता रखा था कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैंने एलिमेंट 3 की समरी को 2 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में डिवाइड कर रखा है। इस वीडियो पार्ट 1 में मैंने 3.1 से लेकर के 3.4 तक डिस्कशन किया है, और 3.5 से लेकर के 3.8 तक पार्ट 2 के वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। इन केस अगर आपके पास कुछ डाउट है इस वीडियो को लेकर के, अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो आप जरूर कमेंट करें, मैं वहां पर रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। जो लोग निबोश आईजीसी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो आप जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें आइडिया हो जाए कि वो क्या पढ़ रहे हैं आईजीसी में, या फिर जो लोग करना चाहते हैं उन तक भी ये वीडियो आप जरूर पहुंचाएं। डू टेक केयर, थैंक यू सो मच।